अभी जो आप टीएमसी को देख रहे हैं 89, मैं पढ़ रहा हूं -72 को ज्यादा। अगर जितनी सीटें बची हुई हैं सब पर टीएमसी लीड करने लगे तो भी वो मेजॉरिटी मार्क के नीचे है फिलहाल। जितनी भी और सीटें अभी खुलनी बाकी हैं उन सब पर भी टीएमसी अगर लीड कर जाए तो भी 148 को फिलहाल नहीं छू रही है वो। ये मेरे हिसाब से तो ये चुनाव जो है 1-1.5 साल पहले तय हो गया था। फिर कह रहा हूं कि भद्रलोक जब बदलता है पश्चिम बंगाल में तो सत्ता बदलती है। और ममता बनर्जी की सबसे बड़ी भूल, मैं रिजल्ट को मानकर कह रहा हूं, आरजी कर की जो घटना हुई उसके बाद अगर उन्होंने स्टेट वाइज जो है वो क्रैकडाउन किया होता कि ऐसे तत्वों को जो है सज़ा दिलाएंगे, किया क्या, जो आरजी कर के जो दोषी थे उनको बचाने में पूरी ताकत लगा दी, पीड़ित परिवार को परेशान करने में पूरी ताकत लगा दी, और वो सिलसिला रुका नहीं, लगातार वो सिलसिला चलता रहा। तो उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी महिला, तो महिलाओं में जो असुरक्षा की भावना हुई उसने सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है, इस चुनाव में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब महिलाओं के मन में ये भावना आ जाए कि आरजी कर का आरोपी कहीं ना कहीं टीएमसी से रिलेटेड है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार उसको और उसके साथियों को बचाने की कोशिश कर रही है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है। और ये एक बार लोगों के मन में बैठ जाए, महिलाओं के मन में बैठ जाए, तो फिर उसका कोई इस असर को हटा नहीं सकता। और उसको पुष्ट किया संदेश खाली ने। शाहजहां शेख को जिस तरह से सीबीआई से बचाया 2 महीने तक, छिपाती रही सरकार, राज्य सरकार, तो उससे और भरोसा ममता में टूटा महिलाओं का। और आप चाहे सबसे धनाढ्य महिला को देख लें, चाहे सबसे गरीब महिला, उसके लिए प्राथमिकता सुरक्षा होती है। अगर वो सुरक्षित महसूस करती है तो बाकी चीज़ों की जो परेशानी होती है उसको झेल लेती है। असुरक्षा का जो माहौल है वो, क्योंकि केवल उसकी बात, इंडिविजुअल की बात नहीं है, पूरे परिवार की बात है कि पति घर से निकला है तो लौटेगा कि नहीं, बेटा निकला है तो लौटेगा कि नहीं, बेटी निकली है तो किस हालत में लौटेगी। ये मन में जब आ जाए तो फिर उस पार्टी को या उस सरकार के साथ महिलाएं खड़ी होने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत बार सोचती हैं। मजबूरी हो तो बात अलग है, लेकिन ऑप्शन हो तो उसके साथ नहीं जाती। इसीलिए लोग ये कहने लगे इन सब राज्यों में कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो कुछ नहीं हो पाता, अगर योगी आदित्यनाथ सरकार होती तो बलात्कारियों को, क्रिमिनल्स को पकड़ के सीधा कर दिया जाता। तो ये इम्प्रेशन बीजेपी ने ज़रूर क्रिएट किया है महिलाओं के मन में और उसका असर सब जगह दिखाई दे रहा है। वो बात भी होने लगी है कि योगी मॉडल की बात होने लगी है, महिला सुरक्षा, खासतौर से सुरक्षा को लेकर, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए। देखिए, किसी सरकार के राज्य में घटनाएं इस तरह की हो सकती है, ऐसा नहीं कि बंगाल में ही हुई हैं, दूसरे राज्यों में नहीं हुई हैं। सवाल होता है कि उसके बाद जो सत्ता में है उसने क्या किया, बचाने की कोशिश की या उनको सजा दिलाने की कोशिश की। और ऐसी कई घटनाएं हुई बंगाल में, संदेश खाली लगातार सीरीज घटना हुई, एक जगह और घटनाएं सौरभ सब राज्यों में होती हैं, लेकिन सरकार कैसे रिएक्ट करती है इस पर डिपेंड करता है। और ये जो योगी आदित्यनाथ का मॉडल है, अब ये ज़्यादातर सरकारें इसको अपनाने लगी हैं। बिहार में हम देख रहे हैं उसी दिशा में सरकार जा रही, क्योंकि लगता है यही रास्ता है क्रिमिनल्स को काबू में करने का और महिलाओं के मन में ये विश्वास पैदा करने का। और देखिए, इसी पर कैंपेन भी भारतीय जनता पार्टी का रहा। जब भय से भरोसे की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही तो उसका असर शुरुआती रुझानों में देखने को मिल रहा है। 232 सीटों के ट्रेंड सामने आ चुके हैं बंगाल में और 134 पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। 72 सीटों का फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और टीएमसी की बात करें तो 93 सीटों पर जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और 75 सीटों का नुकसान अभी तक टीएमसी को हो रहा है। और यही रुझान अगर परिणाम में बदलते हैं तो बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत होगी। फाइनली भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। वो धरती जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं, उस धरती पर बीजेपी अपना सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। अगर ये शुरुआती रुझान परिणाम में तब्दील हो जाते हैं तो बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया वो मुद्दे ग्राउंड पर वर्क करते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं, चाहे वो भय का मुद्दा हो, इनकम्बेंसी का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो। अभी तक टीएमसी को 50% महिलाओं का समर्थन मिलता रहा है और अगर वो 50% महिलाओं का समर्थन, वो जो कोर वोट बैंक है महिलाओं का, वो अगर छिटकेगा तो उसका नुकसान टीएमसी को होगा, जो फिलहाल हमें शुरुआती रुझानों में देवेंद्र नजर भी आ रहा है।
सबसे बड़ा चैलेंज ममता बनर्जी के लिहाज से वही है कि जो उनकी वेलफेयर स्कीम है और उसके चलते जो महिला वोट बैंक उनके बड़ी ताकत रही माइनॉरिटी वोट बैंक के साथ, तो क्या उसमें इरोजन है? माइनॉरिटी वोट बैंक में तो कोई इरोजन होना नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं होनी है, लेकिन अगर महिला वोट बैंक में कमी हो तो पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि पुरुष वोटर के मामले में ऑलमोस्ट दोनों नेक टू नेक थे, और इस बार तो पुरुष वोटर्स को बीजेपी के लिहाज से काफ़ी बड़ा मार्जिन रहेगा टीएमसी की तुलना में। तो अगर महिला वोट बैंक वो ममता बनर्जी का इंटैक्ट नहीं रहता है, जो कि निश्चित तौर पे बहुत सारे सवालों के बीच है, खासतौर पे जैसे कि बताया गया कि सबसे बड़ा सुरक्षा का मसला, तो उस कंडीशन में वो एक बड़ा चैलेंज है। टीएमसी को उम्मीद बस ये है कि खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो अकाउंट में धनराशि दी जाती है, इसके चलते वो उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा इस इलेक्शन को अगर आप देखें तो टीएमसी को के पास बहुत वाजिब तर्क नज़र नहीं आ रहा है जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि और देवेंद्र, पार्लियामेंट का सेशन बुला के चुनाव के बीचों बीच महिला आरक्षण की बात करना और ये दिखाना कि ये बाकी सब पार्टियां महिला आरक्षण का जो रास्ता निकाला है सरकार ने उससे सपोर्ट में नहीं है, इसका असर भी पश्चिम बंगाल की महिलाओं के दिलो दिमाग पर पड़ा होगा। और अभी आप देखें तो 139 पर भारतीय जनता पार्टी ट्रेंड्स में लीड करते हुए पहुंच गई है। उस जादुई आंकड़े 148 के बहुत करीब पहुंचती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये रुझान है इन सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है। टीएमसी 96 सीटों पर आगे चल रही है, -77 मतलब जीती हुई 77 सीटों में 2021 की वो पीछे है इस वक्त, और बीजेपी 74 सीटें पिछली बार से ज्यादा गेन करती हुई हमें दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अन्य का जो आपको खेमा दिख रहा है उसमें भी पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा रौनक है। पिछली बार केवल 2 और विधायक जो चुन करके आए थे टीएमसी और बीजेपी के अलावा, इस बार अभी तक आपको रुझानों में 5 अन्य जो हैं वो अपनी सीट पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बंगाल की लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पर है। फिलहाल बीजेपी 140 पर है लीड्स में, 148 के मैजिक नंबर के बहुत करीब, और टीएमसी पीछे है, 100 के नीचे चल रही है इस वक्त, 96 पर इस वक्त वो आगे चल रही है। रूही तिवारी हमारे साथ अब स्टूडियो में आ चुकी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रूही, बहुत स्वागत है आपका। बंगाल जाकर के जमीन पर मूड देखा है, उन्होंने कवर किया है बंगाल इलेक्शन को, और आप जब आई थी कुछ रोज पहले तो आपने कहा था कि परिवर्तन की बात सुनने को मिलती थी, और तमाम बातें, भय का माहौल कितना है उसको भी आपने देखा। आपकी असेसमेंट के अनुरूप जा रहा है अभी तक? जी, जैसे मैंने कहा था परिवर्तन की बात लोग बहुत कर रहे थे, परिवर्तन जैसे वहाँ पे कहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी मूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बंगाल में, और उसका नेचुरल एडवांटेज बीजेपी को है। लोग परेशान थे भ्रष्टाचार से जो ग्रास रूट लेवल पे है, लोग परेशान थे टीएमसी काडर की जो एक लेवल की गुंडागर्दी है, जो लेफ्ट की देन है, मैं मानती हूँ इस तरह की काडर वायलेंस। लोग परेशान थे कि कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई विकास नहीं है, नौकरी नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जिस वजह से एंटी इनकम्बेंसी मूड काफ़ी इंट्रेंच था। और देखिए 15 साल हो गए हैं ममता बनर्जी को, जो उनकी जन कल्याण की योजनाएं हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका अब लाभ उनको मिलना कम हो जाएगा, क्योंकि आपको नया सोचना पड़ता है हर बार। वोटर स्टैग्नेंट नहीं होता, वोटर हमेशा इवॉल्व करता है। तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं का भी उनको जितना फ़ायदा पहले हुआ था पहले चुनाव में, उससे कम होने लगा। आपको लगता है ये ट्रेंड सस्टेन करेगा? अब देखिए बहुत अर्ली ट्रेंड्स है, और पिछली बार कई बार ऐसा हो चुका है कि अर्ली ट्रेंड्स बाद में जाके समझ में आता है कि बदल जाते हैं, तो हम टीवी पे उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन मूड जो ग्राउंड पे था वो चेंज का था। एडवांटेज टीएमसी का है डेमोग्राफिक्स। लेकिन एक चीज स्वरूप दिखाई दे रही है, जो भी ट्रेंड्स हैं, ये बात साफ है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ममता बनर्जी के साथ अभी भी पूरी तरह है, इंटैक्ट है। मालदा, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, ये जितनी भी सीटें हैं ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, और जिनमें तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। जब कोलकाता, हावड़ा, हुगली, ये जहां ममता का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यहाँ पर जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जो भद्र लोग है, उसने अपना जो चॉइस है वो बदली है। यहाँ बीजेपी की डोमिनेंस दिखाई दे रही है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं दे दूं तमिलनाडु से जुड़ा हुआ सौरभ, की वहाँ पर जो के एन नेहरू हैं, जो ब्लू आई बॉय माने जाते हैं तिरुचि वेस्ट से, वो अभी ट्रेल कर रहे हैं, और टीवीके के जो वहाँ पर कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर लीड कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं टैली में भी जिस तरह से जो गैप है दोनों के बीच में वो क्लोज रहा है। सर एक बात बता रहे थे, तमिलनाडु में भी स्टालिन ने ये कोशिश की, कम से कम 60 उम्मीदवारों को उन्होंने बदला, जिसमें से 30% मिनिस्टर्स थे जिनको उन्होंने चेंज किया, क्योंकि शायद वो रीड कर पा रहे थे कि एक फिनोमिना जो है टीवी के बनकर उभर रहा है। बावजूद उसके जो के एन नेहरू सबसे बड़े, जो तिरुचि में सबसे बड़ा सम्मेलन डीएमके के लिए किया था, जहाँ पर चुनाव घोषणा पत्र स्टालिन ने जारी किया था, वहाँ पर जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं के एन नेहरू, वो ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं, टीवी के वहाँ पर लीड ले। ये बड़ा इंडिकेशन है, अगर वो पीछे ट्रेल करते हैं तो ये डीएमके के लिए बड़ा सेटबैक होगा। जिस तरह से जी बताएं।
तो जिस तरह से ये अर्बन वोट्स की जहां तक बात करें, तिरची भी एक अर्बन वोट बैंक है वहां पर, और डीएमके के लिए बड़ा कह सकते हैं गेटवे है सेंट्रल तमिलनाडु का, और हमेशा से वहां पर एक कांटे की टक्कर डीएमके और एआईडीएमके के बीच में देखी जाती है। लेकिन इस बार जब तिरची ईस्ट से विजय ने वहां पर दूसरे सीट के लिए पर्चा भरा तो वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की, और वो रिफ्लेक्ट भी होता हुआ नजर आ रहा है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो करीब 68 सीटों पर वहां पर जो है टीवीके का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि प्रचार जो था वो था, और फोकस भी विजय ने उसी सदर्न डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कावेरी रीजन के कुछ सीटें आती है जहां पर डीएमके बहुत स्ट्रांग है, एआईडीएमके सदर्न तमिलनाडु जहां पर कन्याकुमारी, तेनकासी, तिरुनेलवेली यहां पर स्ट्रांग है, वहां पर भी एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। साथ में जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, चेन्नई और आसपास के जो 37 सीटें हैं वहां पर भी टीवीके बहुत शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में आप देखिए टीवी के 50 सीटों पर आके डीएमके 52 सीटों पर, मतलब नंबर 2 तो काफी मार्जिन के साथ, काफी अंतर के साथ दिखाई दे रही है टीवी के विजय की पार्टी। नंबर 1 की भी लड़ाई में इस वक्त दिखाई दे रही है। तो टीवी के ने और जो विसल उनका जो सिंबल है वो कमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक्टर विजय का क्रेज तमिलनाडु में वाकई सर पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है लोगों के। पहले डेब्यू इलेक्शन में फिलहाल 1 घंटे की वोटिंग के बाद 50 सीटों पर लीड करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एआईएडीएमके देखिए कितना पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ 12 सीटों पर एआईएडीएमके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जी देवेंद्र, कुछ बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था सौरभ कि तमिलनाडु में भी तमिलनाडु के लोगों के लिए अपने स्टेट के अलावा उनकी नज़रें ज़्यादा टिकी होंगी कि बंगाल में क्या हो रहा है। जिससे देखिए वो यही सवाल पूछ रहा है कि बंगाल में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा। और अभी तक का जो ट्रेंड दिखा रहा है ये निश्चित तौर पर अगर ये ट्रेंड ऐसा ही रहा तो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए एक करारा और बड़ा झटका होगा। 2017 के यूपी चुनाव के बाद यही चुनाव है जिसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को आ रहा है, और ये झटका केवल ममता बनर्जी के लिए नहीं, पूरे अपोजिशन के लिए होगा। अपोजिशन कैंप में आप देखिए तो 3-4 नेता हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं राहुल गांधी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और अखिलेश यादव। इनमें से अगर ममता बनर्जी का किला ढह जाता है, जो सबसे बड़ी फाइटर मानी जाती है, इनमें से कुछ लोग तो जो है वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, तो उनके बस का तो नहीं है विपक्ष को खड़ा करना। लेकिन यहाँ अगर हारती हैं तो सबसे ज्यादा चिंता समाजवादी पार्टी को होनी चाहिए, जहाँ अगले साल चुनाव होने हैं। ज्यादा खुशी कांग्रेस को होनी चाहिए। खुशी कांग्रेस को होनी चाहिए कि कम से कम बंगाल में फिर कांग्रेस पार्टी अपने लिए रास्ता आगे देख सकती है। जब तक टीएमसी वहाँ पे खत्म नहीं होगी कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी जब वहाँ पर गए तो ममता बनर्जी पर्सनली भी बहुत तीखा हमला किया था। जी सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है बंगाल का, अगर वाकई ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए, बीजेपी जीत जाए बंगाल, कितना लैंडमार्क इंसिडेंट होगा? 4 लोगों के नाम प्रदीप जी ने लिए। ममता बनर्जी का हारना वाकई में पूरी ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी लोकप्रियता का ये एक लेवल अलग ही चला जाएगा। और दूसरा सरप्राइज तमिलनाडु से मिल सकता है। जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, अगर ये ट्रेंड कायम रहे तो फिर स्टालिन का किला ढहना भी निश्चित है। स्टालिन फिर सरकार नहीं बना पाएंगे। सर एक बहुत बड़ा अपडेट मैं दे दूं, ट्रिप्लिकेन चेपाक जो उदयनिधि स्टालिन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से टीवी के लीड कर रही है। फर्स्ट राउंड में टीवीके को वहां पर 800 वोट चेंज का लीड मिला। सेल्वम वहां पर एक कैंडिडेट हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, वो वहां पर लीड कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से करिश्मा के बेटे उदयनिधि स्टालिन ट्रेल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है टीवी के अपने दम पर शायद सरकार न बना पाए, लेकिन टीवी के डीएमके की सरकार नहीं बनने देगी, ये तय है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2-3 बड़े नाम, जिसमें केएन नेहरू जिसका हमने जिक्र किया था तिरची वेस्ट से, अब ट्रेपाक चिपलिकेन में उदयनिधि स्टालिन, और जो सईदापेट है वहाँ पर मा सुब्रमण्यम, वो भी एक बड़े मिनिस्टर हैं, कद्दावर नेता हैं डीएमके के। काटपाड़ी में दुरई मुरुगन जो बड़े नेता हैं डीएमके के, वो सब भी ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहाँ पर जो लीड है वो टीवीके को मिलती हुई दिख रही है। एक बहुत बड़ा चेंज वहाँ पर देखने इसका मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों की नाराजगी है स्टालिन से, उनको एक विकल्प मिल गया विजय के रूप में और उसको उन्होंने चुना है। बस एक राहत एआईडीएमके के लिए यह है कि एड़ापाड़ी सीट से जो है पलनीस्वामी वो आगे चल रहे हैं। बस एक राहत की खबर एआईडीएमके ये बड़ी खबर एक बार फिर बता दें आपको, तमिलनाडु में एक बड़े उलटफेर की खबर आ रही है। चीफ मिनिस्टर स्टालिन के बेटे उदयनिधि वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं और उनको पछाड़ा हुआ है फिलहाल टीवीके के कैंडिडेट ने। और अब देखिए कोलातुर से खुद स्टालिन जो है वो भी पीछे हो गए। कोलातुर से चुनाव लड़ रहे हैं जी बाबू। वहां पर जो फॉर्मर डीएमके के एमएलए हैं उन्होंने पाला बदला था। 2016 का चुनाव उन्होंने डीएमके की सीट पर जीता था और उसके बाद वो
टीवीके में शामिल हुए बहुत ही रिसेंटली 2026 अप्रैल में, माफ़ कीजिए, तब उसके बाद उनको कोलतूर से सीट दी गई थी। एक चौथी बार वो हैट्रिक ऑलरेडी लगा चुके हैं स्टालिन, और चौथी बार उनको कोलतूर से इस बार चुनाव वो लड़ रहे हैं। उन्होंने ये बताया था कि जो रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से वो लड़ेंगे। हालांकि फिर मैं कहूँगा कि कोलतूर में खुद गया था, वहाँ पर ग्राउंड पर देखा था कि जो सेंटिमेंट है वो इतना अगेंस्ट स्टालिन के नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एक फिनोमिना क्रिएट किया है टीवीके ने तो वो वहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन लगता है कि ये अर्ली ट्रेंड से एक बार स्टालिन इसमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। लेकिन सौरभ, तमिलनाडु के बारे में एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अमित शाह की जो स्ट्रेटजी थी, बीजेपी वहाँ बहुत आगे बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा सीटें मिल जाएं, वो उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया। लक्ष्य था डीएमके को हराना। डीएमके सत्ता में नहीं आनी चाहिए, कोई भी आ जाए। उन्होंने एआईडीएमके के साथ अलायंस किया, अपने नेता, लोकप्रिय नेता को अध्यक्ष पद से हटा दिया। सीटों के मामले में डीएमके, स्टालिन जो है एक नैरेटिव बना रहे थे कि ये दिल्ली के इशारे पे चलने वाली पार्टी है, यहाँ अमित शाह की चलेगी अगर एआईडीएमके जीतेगी। तो उसके लिए बीजेपी ने अपने कदम पीछे खींचे कि ये इम्प्रेशन न बनने पाए कि एआईडीएमके जो है वो बीजेपी के कंट्रोल में है। उसके लिए सीटें भी कम ली, कम सीटों पर समझौता कर लिया, अन्नामलाई को चुनाव से हटा ही दिया एक तरह से। और सारा उनकी स्ट्रेटजी का लक्ष्य एक ही था कि डीएमके सत्ता में नहीं आनी चाहिए। उसके कई कारण थे। एक, उनको लग रहा था कि ये देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है। नॉर्थ साउथ डिवाइड, भाषा का डिवाइड, हर मुद्दे पर केंद्र के विरोध में खड़े होना, ये धमकी देना कि अगर हमारे खिलाफ कुछ हुआ तो हम 50s के दौर में लौट जाएंगे, जब उन्होंने अलग इलम की मांग की थी डीएमके ने। तो इसलिए जो है, भले ही कोई कौन जीतता है, टीवीके जीत जाती है, एआईडीएमके का गठबंधन जीतता है, डीएमके को नहीं जीतना है, ये लक्ष्य लेकर जो अमित शाह चले थे वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रदीप जी, ये अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए एक सेंटिमेंट भी, जिस तरह से सनातन के खिलाफ बात की उदयनिधि ने, उनकी पार्टी के बाकी लोगों ने, ये मलेरिया है, डेंगू है, इसको साफ कर देंगे, ये सेंटिमेंट भी ज़रूर हर्ट हुआ होगा और इसका रिएक्शन दिखाई दिया। और विजय खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीटों पर वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और अगर आप देखें नंबर्स में, तो इस वक्त रुझानों में सबसे ज्यादा सीटों पर विजय की पार्टी आगे चल रही है। वो अब डीएमके से भी ज्यादा सीटों पर लीड कर रहे हैं, 52 सीटों पर विजय लीड करते हुए नई कहानी लिखी जा रही है। बिल्कुल, ये विजय की अपनी पॉपुलैरिटी है। और जो 2 साल पहले उन्होंने अपनी जब पार्टी बनाई और फैंस क्लब के 20,000 उनके फैंस क्लब थे, और वो मेनली डीएम के असर वाले इलाकों में थे, चाहे चेन्नई नॉर्थ का इलाका हो या डेल्टा का इलाका हो या नीचे मदुरई तक, उनके जो फैन क्लब्स थे 20,000, उन्होंने काम किया उनके लिए। और एक ये फिनोमिनन का चुनाव है, ये लहर का चुनाव होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो कही रजत जी ने कि एक सनातन वाला मामला, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत थी, हम लोग जिस पर देख रहे थे तमिलनाडु में, कि परिसीमन का कार्ड कितना चलता है, जिसको उन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाया था जब ये स्पेशल सेशन हुआ और तमिलनाडु में स्टालिन ने काले कपड़े पहन करके और उस बिल की कॉपी जलाई। तो ये एक तरह का अपमान था पार्लियामेंट में, जो बिल पेश हो रहा है आप उसको आग लगा रहे थे, काले कपड़े पहन करके जो विरोध किया। ये लग रहा था कि बीजेपी परिसीमन का जो पुश कर रही है वो ऐसा ना हो कि उससे एडवांटेज स्टालिन हो। वहाँ उन्होंने बनाना भी चाहा कि हम समूचे तमिल के समूचे साउथ के नेता हम हैं, और ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु के नेता लोगों ने उनको तमिलनाडु का ही नेता नहीं माना। इस परिसीमन की बात को तमिलनाडु में ही एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, कि परिसीमन करके और तमिलनाडु पर कब्जा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये उनका एजेंडा नहीं चला, सनातन का एजेंडा नहीं चला। और इसमें ये हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि विजय के पास कोई बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड था और वो द्रविडियन पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे या कोई कास्ट कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये सब नहीं था। उनके साथ एक एडवांटेज उनकी पॉपुलैरिटी है, और उन्होंने जो कहा कि ये इविल फोर्स है, इस इविल फोर्स को हराना है, ये उनकी अपील काम कर गई है और उनके प्रशंसक उनके पीछे खड़े हो गए। अब तो वो जिस तेजी से आगे निकल रहे हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ वो वाली भविष्यवाणी साबित हो जाए, वो एग्जिट पोल जो किसी एक आदमी ने की है। लेकिन ये नई परिघटना होगी भारतीय राजनीति के इतिहास में, ये संभव है। देखिए, पहले भी ऐसा हुआ है कि पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी पार्टी और जीत गई। जनता पार्टी को याद कीजिए आप, एजीपी को याद कीजिए आप, आम आदमी पार्टी को याद कीजिए, जनता दल को याद कीजिए, असम गण परिषद, असम गण परिषद, हाँ वही एजीपी, मैंने कहा एनटी रामा राव को याद कीजिए, टीडीपी। ये इन सब में कोई ना कोई इमोशनल इशू साथ में रहा है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, चाहे फिर जो है तेलुगु बिड्डा और
तेलुगु स्वाभिमान का मामला रहा हो। ये पहला चुनाव होगा जिसमें अगर टीवीके को जीत मिलती है या जीत के करीब पहुंचते हैं, कोई इमोशनल मुद्दा नहीं था। और जो 4 इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी पार्टी की सफलता में, एक लीडरशिप, दूसरा आइडियोलॉजी, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन, चौथा नैरेटिव। तो ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी ये दोनों नहीं है विजय के पास। लीडरशिप है और नैरेटिव है कि हम राजनीति को तमिलनाडु की बदलना चाहते हैं। और जब तो जब ये कोई indication- सामने वाला प्रदीप जी नैरेटिव झूठा बनाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि उसको रियलाइजेशन है कि उसके पास कोई इशू नहीं है। जो महिला आरक्षण का जिसका जिक्र किया उसने परिसीमन को इशू बनाने की कोशिश की या फिर सनातन को इशू बनाने की कोशिश की, एक इमोशनल इशू क्रिएट करने की कोशिश की स्टालिन ने, और उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। साफ लोगों को समझ आया कि ये झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कह रहे हैं उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है।